हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई और रेलवे की जो विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी और आरओ एआरओ की परीक्षाओं के लिए भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जीएस के। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है असम, दूसरा विकल्प दिया गया है नागालैंड, तीसरा विकल्प दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, चौथा विकल्प दिया गया है मिजोरम। तो जिसको हम लोग पहले डायग्राम के माध्यम से म्यांमार की सीमा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये एक डायग्राम बनाया है। तो ये जो भारत का डायग्राम है, ये उत्तर पूर्व का डायग्राम है। तो इसमें यह है अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है। इसी प्रकार से नागालैंड राज्य जो भारत का है, नागालैंड राज्य जो भारत का है, उसकी भी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। फिर इसके बाद मणिपुर जो राज्य है, उसकी भी सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है। फिर सबसे दक्षिण में राज्य है मिजोरम, तो इसकी भी सीमा म्यांमार देश के साथ साझा होती हैं। म्यांमार देश के साथ सीमा साझा होती हैं। तो भारत की म्यांमार के साथ जो सीमा साझा होती है, उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। तो इसमें भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो विकल्प दिया गया असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो असम की जो सीमा है वो म्यांमार देश के साथ साझा नहीं होती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के द्वितीय प्रश्न की तरफ। तो द्वितीय प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जिनमें स्वतः ही जल ऊपर निकलता रहता है। तो ऐसे कुएं जो हैं उत्तराखंड राज्य में भाबर वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए भाबर, तराई, शिवालिक पहाड़ियों में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, भाबर क्षेत्र में। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ट्रांस हिमालय जो है उसमें रखा जाता है काराकोरम श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को, कैलाश श्रेणी को और जास्कर श्रेणियों को रखा जाता है। तो सबसे उत्तर में अवस्थित है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, तिब्बत वाले क्षेत्र में है कैलाश श्रेणी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है जास्कर श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां जो हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख श्रेणी भी काराकोरम का हिस्सा है, जास्कर श्रेणी भी काराकोरम का हिस्सा है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में श्रेणी है मध्यया लघु हिमालय, फिर उसके दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जहाँ पर कंकड़, पत्थर और बोल्डरों का जमाव पाया जाता है, वो हिमालय का पर्वतपदी क्षेत्र है। तो इसके जो हिमालय का पर्वतपदी क्षेत्र है वो कहलाता है भाबर क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में है तराई का मैदान। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं तराई, भाबर, खादर, डेल्टा। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, भाबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो नवीन पर्वत श्रेणी है, तो नवीन पर्वत श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, शिवालिक और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसमें जो अरावली जो श्रेणी है, तो जब भारत में प्रारंभिक पर्वतों का उत्थान हुआ तो ये अरावली श्रेणी उस समय की है। तो ये अब वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली श्रेणी अवस्थित है। इसी प्रकार से भारत का जो पश्चिमी घाट है वो भी क्या है, अत्यधिक प्राचीन पर्वत है। तो ये भी एक प्रकार से अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। फिर इसके बाद नीलगिरी जो श्रेणी है, तो नीलगिरी श्रेणी जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
का मिलन स्थल है। तो ये भी क्या है, प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये जो शिवालिक श्रेणी है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तो जिसमें वर्तमान समय में भी उत्थान जारी है, उत्थान हो रहा है। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड में अल्पाइन चारागाहों को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी के ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अल्पाइन चारागाहों का विकास पाया जाता है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो चारागाह होते हैं इनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है, कश्मीर में चारागाहों को मर्ग कहा जाता है, और जो इन पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये ऐसे जो महान हिमालय है और लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य में कई विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं। कई विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं। जो पश्चिम में घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इसी प्रकार से जो पूर्वी भाग में घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें द्वार कहा जाता है। तो जैसे अलीपुर द्वार प्रमुख द्वार हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तराखंड में अल्पाइन चारागाहों को कहा जाता है। तो अल्पाइन चारागाहों को कहा जाता है उत्तराखंड में बुग्याल, और इन्हीं चारागाहों को कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, और जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं उनको पूर्वी क्षेत्र में कहा जाता है द्वार, और पश्चिमी क्षेत्र में दून के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन घाटी से संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है, नेलांग घाटी किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो विकल्प दिए गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो नेलांग घाटी जो है ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है, जो गंगटोक के निकट ही अवस्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। पहला विकल्प दिया गया है नाथुला, बोमडिला दूसरा, तीसरा यांगयाप और चौथा दिफू। तो नाथुला दर्रा तो लगभग सभी प्रश्नों में, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो इसको तो लगभग सभी स्टूडेंटों को पता ही होगा कि नाथुला जो दर्रा है यह सिक्किम राज्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। सिक्किम राज्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो इसका उपयोग मुख्यतः चीन के साथ व्यापार करने के लिए और मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो ये बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है और दिफू दर्रा जो है, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, नाथुला दर्रा पाया जाता है सिक्किम राज्य में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है ग्लेशियर से संबंधित। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है इसकी स्थिति कहाँ है। विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है इसकी अवस्थिति केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पाई जाती है। तो सी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फिर से हिमनद के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़े हिमनद होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो हिमनद है वो विश्व का सियाचिन ग्लेशियर है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये महान हिमालय वाले क्षेत्र में अवस्थित है। शेष ये तीनों ग्लेशियर हैं सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर, इन तीनों ग्लेशियरों की अवस्थिति ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ट्रांस हिमालय। और जो ये गंगोत्री हिमालय है यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न द्वीपों से संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये मुख्यतः प्रवालों से निर्मित है, जिसमें कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो जिसमें प्रमुख द्वीप हैं कावरत्ती, मिनिकॉय, लकाद्वीप जैसे द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। तो इसमें 10 से 12 द्वीपों पर ही मुख्यतः निवास किया जाता है, किंतु यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 36। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में अवस्थित है, यमुनानगर जिले में अवस्थित है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में रामसर स्थलों की
भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, इससे संबंधित प्रश्न है। इसमें विकल्प दिए गए हैं 88, 85, 89 और 98। तो जो भारत में फरवरी 2000 की जो वर्तमान की स्थिति है, फरवरी 2025 की जो स्थिति है, तो इसमें 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। तो इससे 85 से बढ़कर 89 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। तो 4 जो जोड़े गए हैं उसमें 2 तमिलनाडु के हैं, सक्काराकोट्टी पक्षी अभ्यारण्य, सक्काराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु में। और इसी प्रकार से तमिलनाडु का ही एक थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का रामसर स्थल में घोषित किया गया है। इसी प्रकार से एक सिक्किम राज्य का है खेचे ओपलरी जो वेटलैंड है सिक्किम का, उसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से झारखंड का उधवा झील जो है, उधवा झील, इसको भी रामसर स्थल में घोषित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो स्थल रामसर में शामिल है वो है तमिलनाडु के 20 हैं, और उत्तर प्रदेश के यूपी के 10 रामसर स्थल घोषित हैं। तो जिसमें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, हैदरपुर वेटलैंड, ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक का जो क्षेत्र है वो भी सम्मिलित है। इसी प्रकार से सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, परवई जो आगरा में पक्षी अभ्यारण्य है वो भी सम्मिलित है। इसी प्रकार से लखनऊ का नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भी उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में शामिल है। तो ये हो गया रामसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न को सही से करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विकल्प दिए गए हैं 96, 97, 98, 99। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 180 देशों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो जिसमें भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और इसी प्रकार से फिनलैंड जो देश है, फिनलैंड उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से सिंगापुर जो है उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। लग्जमबर्ग और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद स्वीडन को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो गए ऊपर से पहले स्थान पर, और जो सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है वो दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुआ है। तो दक्षिणी सूडान, सोमालिया जैसे देश सबसे निचले पायदान पर हैं। इसी प्रकार से एशिया में भारत से अच्छी है स्थिति भूटान की, तो भूटान को प्राप्त हुआ है स्थान 18वां, और चीन की स्थिति भी भारत से अच्छी है, तो जिसको 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान को 165वां स्थान प्राप्त हुआ है, और म्यांमार को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और आरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से। साथ ही साथ जो दरोगा की परीक्षा होने वाली है उसको भी यहाँ से प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में रेपो दर कितनी है? तो रेपो दर में काफ़ी समय बाद बदलाव किया गया है। तो इससे पहले थी 6.5 हुआ करती थी, जिसमें कटौती की गई है। तो वर्तमान में रेपो दर है 6.25%। तो रेपो दर होती है जिससे आरबीआई विभिन्न बैंकों को ऋण की
ऋण को मुहैया कराती है या ऋण को उपलब्ध कराती है जिस दर पर, वो कहलाती है रेपो दर। तो ये हो गई है वर्तमान में 6.25%। विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है, तो जिसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, विकल्प दिए गए हैं राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरविंद पनगड़िया, राजीव गाबा। तो जो राजीव कुमार थे इससे पहले थे, वर्तमान में हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है। 3 सदस्यीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। तो जिसमें 2-1 के मत से इनका चयन किया गया है ज्ञानेश कुमार जी का। तो इसमें 2 अन्य सदस्य और हैं, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे जो है उनका हाल ही में भी चयन हुआ है वो है विवेक जोशी। ये 3 लोग चुनाव आयुक्त हैं। तो उसमें ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, शेष ये दोनों लोग चुनाव आयुक्त हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। इसमें विकल्प दिया गया है राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है इसे ही कहा जाता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की व्यवस्था भारत के संविधान में 76वें अनुच्छेद के माध्यम से की गई है। तो जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होगा, तो जिसे कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कोई व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु लोकसभा में और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो बिना चुनाव लड़े या बिना संसद सदस्य हुए कितने वर्ष तक मंत्री रह सकता है। तो विकल्प दिए गए 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 5 वर्ष। तो 6 माह के लिए कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री रह सकता है। तो विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है उद्देशिका से संबंधित है। भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसमें किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। विकल्प है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो इसमें जो धार्मिक न्याय है उसका उल्लेख भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया है। शेष तीनों न्यायों का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो विकल्प इसमें डी सही है, धार्मिक न्याय का उल्लेख उद्देशिका में नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें सूची से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है। तो निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है, तो इसमें विकल्प दिए गए हैं रेलवे पुलिस, निगम कर, फिर इसके बाद जनगणना के बाद आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो रेलवे, निगम कर और जनगणना, चौथा विकल्प है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो जो राज्य सूची इसमें पूछा जा रहा है राज्य सूची में कौन है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं रेलवे, पुलिस और निगम कर और जनगणना जो है ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो विकल्प दिया गया है सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब। तो हेमिस जो महोत्सव है, हेमिस महोत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। तो विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न लोक नृत्य से संबंधित है। देवघूमर, चक्री, चंग, कालबेलिया जैसे जो लोकप्रिय नृत्य हैं इनको किन राज्यों में उल्लास के साथ मनाया जाता है या किया जाता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये सभी जो नृत्य हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, वेलेंटाइन सिरोल और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें जो वेलेंटाइन सिरोल हैं इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा।
तो ये हो गए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।